मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन फैंग लिंजी को अपने भाई से मिलवाने के लिए लाता है और लिंजी देखती है कि इन दोनों भाइयों की शक्ल सेम टू सेम है और जिनयान भी लिंजी को देखकर चौंक जाता है जैसे इसे पहले से ही जानता हो। और मूवी के फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है ना पार्ट 2। और अब जिन फैंग तो चला गया था और ये दोनों प्यार में डूबे होते हैं और अब लिंजी से कहती है चाहती तो मैं भी हूँ लेकिन आज मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं। और जिनयान से कहता है तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ। और ये कहती है तुम दिन ब दिन बहुत ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो और मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे हो। और अब मॉर्निंग में लिंजी सो के उठती है और ऐसे जिनफेंग का मैसेज मिलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ। और लिंजी को ये मैसेज जिनफेंग ने जिनयान के कहने पर ही किया है क्योंकि अब जिनयान लिंजी से जिनयान बनकर ही मिलेगा। और अब लिंजी अपने ऑफिस आती है और अपनी दोस्त को चेरी खाने के लिए देती है और ये चेरी देखकर इस दोस्त कहने लगती है तुम्हें चेरी कहाँ से मिली, इस छोटे से डिब्बे की कीमत कम से कम 2-3 हजार रुपए है। और इस बात का आइडिया तो लिंजी को भी नहीं था कि ये चेरी इतनी ज्यादा महंगी है। और फिर उसकी दोस्त इसको टीज करने लगती है क्या तुम किसी अमीर आदमी को डेट कर रही हो। और इन दोनों की बातों में ये दोनों लड़कियां कूद पड़ती हैं जो कि इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, स्पेशली लिंजी को। और ये लड़की कहने लगती है इसका तो काम ही अमीरों को फंसाना और उसी की वजह से इस कंपनी में टिकी हुई है। और लिंजी की दोस्त इसको डांटने लगती है फालतू बकवास करना बंद करो, लेकिन ये दोनों नहीं मानती और अभी बकवास की जा रही थी। और अब लिंजी कहती है मेरे खिलाफ फालतू के बाएं फैलाना बंद करो, मैं इस कंपनी में अपने काम के दम पर आई हूँ और काम के दम पर ही टिकी हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो अब एक काम करो वॉशरूम जाओ और अपनी गंदी जीभ से जाकर टॉयलेट साफ करो। और अभी लड़की बुरी तरीके से खिस्सा जाती है तभी सुपरवाइजर की आवाज आती है वापस से अपनी अपनी जगह पर जाओ और अपना अपना काम करो। और लिंजी को एक प्रोजेक्ट दिया गया है जैसे लिंजी को हासिल करना है और उस प्रोजेक्ट की कंपनी की सीईओ इसी लड़की की चचेरी बहन है। और लिंजी से बदला लेने के लिए और उसे परेशान करने के लिए ये अपनी बहन को मना करने वाली है कि लिंजी से ना मिले। और अब लिंजी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने के लिए गूगल पर आती है लेकिन इससे बोल दिया जाता है इस टाइम सीईओ बिजी है, आपसे शाम को 6 बजे ही मिल पाएंगी। और अभी बेचारी बैठे बैठे वेट करती रहती है और एम्प्लॉय आकर इससे कह देती है हमारी सीईओ किसी जरूरी काम से जा चुकी है, आप किसी और दिन आकर उनसे मिलें। और अब लिंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सीईओ बार बार बहाने करके उससे नहीं मिलती और ऊपर से इसको पीरियड आ रहे होते हैं और साथ में भूख भी लगी है। और अब जिन फैंग से बात करके अपना मन हल्का करना चाहती है लेकिन जिन फैंग का फोन नहीं लगता। अरे और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गिर पड़ती है। तभी इसे अपने सामने कार रुकती दिखाई देती है जिसमें से जिनयान बाहर आता है और आकर लिंजी की केयर करने लगता है और देखता है कि लिंजी को चोट लगी है और इसे कहता है दर्द हो रहा है। और ये कांपती हुई आवाज में इससे कहती है नहीं मैं चल सकती हूँ। और जिनयान इसे अपनी गोद में उठा लेता है और इसे कह रहा होता है तुम्हें मेरे सामने ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। और अब इससे कहना होता है मैं कल से तुम्हारे लिए ड्राइवर भेज दूंगा। और ये कहती बिल्कुल नहीं, हम दोनों पहले ही आप पर बोझ बने हुए हैं, आपको और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और लिंजी के मुंह से ये बात सुनकर इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये बहुत ज्यादा बेबस है कि इसको सच्चाई भी नहीं बता सकता। और अब उससे कह रहा होता है जिनफेंग ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अलंजी से कहती है ये तो बस जरा सी चोट है, छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और गुस्सा होते हुए कहता है छोटी छोटी दुर्घटना का बड़ा रूप ले लेती है, किसी को पता भी नहीं चलता। और वैसे एक बात बताओ, कंपनी में इतनी देर रात तक कोई भी काम नहीं करता तो फिर तुम इतनी लेट कैसे हो गई। और अभी इसको बता देती है कि ये लेट क्यों हो गई और वो ग्रुप की सीईओ इसको कितना ज्यादा परेशान कर रही है, बार बार बहाने करती और इससे नहीं मिलती। और फिर उसे थैंक यू बोल रही होती इसे लेने आने के लिए और ये कह देता है मैं तो बस वहां से गुजर रहा था, बाई चांस रास्ते में तुम मुझे मिल गई। और अभी अपने दोस्तों को फोन लगाता है और इन लोगों से गो ग्रुप के बारे में बात करने लगता है और ये लोग कहते हैं भाई क्या हुआ, कोई बात हुई क्या। और ये बता देता है उसके सीईओ ने तुम लोगों की भाभी को बहुत ज्यादा परेशान किया है। और अब ये सारे के सारे गो ग्रुप से अपने सारे कनेक्शन खत्म कर देते हैं। और इंजी फिर से गो ग्रुप आती है और उसे फिर से वेट करने के लिए बोल दिया जाता है। और अभी देखती है सीईओ के साथ इसके ऑफिस की एम्प्लॉय है जो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और अभी समझ जाती है कि आखिर सीईओ इससे क्यों नहीं मिल रही। और अब सीईओ अपनी चचेरी बहन से कह रही होती है देखा तुम्हारी बहन ने तुम्हारा बदला ले लिया। और ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं। और अब सीईओ के पास फोन आता है और इसे पता चलता है कि इसके साझेदार और इसके इन्वेस्टर साथ छुड़ा रहे हैं। और अब ये किसी को फोन करती है और कहने लगती है 2 दिन पहले सब कुछ ठीक था तो अचानक क्या हो गया। और सामने वाला व्यक्ति इसको बताता है क्योंकि इन 2 दिनों में तुमने जिन ग्रुप के सीईओ जिनयान को नाराज कर दिया है। और अभी सोचने पड़ जाती है कि आखिर इसने ऐसा क्या किया है जिससे कि वो नाराज हो गए। और तभी इसकी नजर लिंजी के ऊपर जाती है और इसे याद आता है कि लिंजी भी 2 दिन से चक्कर लगा रही है तो कहीं उनकी नाराजगी का कनेक्शन इससे तो नहीं है। और वे लड़की आकर लिंजी को परेशान करने लगती है और ऐसा कह रही होती है सच में तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो, मेरी चचेरी बहन तुम्हें बार बार मना कर रही है, उसके बाद भी तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए बार बार उसके ऑफिस का चक्कर लगा रही हो। और लिंजी से कहती है क्या तुम नहीं जानती कि ये कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइजर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जब उसे पता चलेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन ना होने की वजह तुम्हारा हाथ है तब क्या होगा। और ये कहती है मुझे उन सब बातों की परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें परेशान देखकर मुझे बहुत मजा आता है। और अब लेंजी इससे बहस नहीं करती और रिसेप्शनिस्ट से कहती है मैं इस फाइल को यहाँ पर रख रही हूँ और अपने सीईओ को बोल देना जब उन्हें टाइम मिले तो साइन कर दे, इच्छा हो तो करें या फिर ना करें।
और इतना बोलकर जाने लगती है। तभी सीईओ आकर उसको पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है, पिछले 2 दिनों से मेरे को ज्यादा बिजी थी, इसीलिए तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और चिढ़ते हुए ये लड़की से कहती है, बहन आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और इसके ऊपर चिल्ला पड़ती है, चुप रहो। और फिर लिंजी को अपने ऑफिस में लाकर कॉन्टेक्ट साइन कर लेती है और अब लिंजी के लिए केक आता है और लिंजी इस केक को खाकर जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से इसकी तबीयत खराब होने लगी थी और तभी ये लड़की आती है क्योंकि ये जानती है कि लिंजी को मैंगो से एलर्जी है और इसने जानबूझकर केक में मैंगो मिला दिया था। और ये बात खुद ही लिंजी को बता रही होती है। लिंजी इससे कहती है, तुम पागल हो गई हो? और ये कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संग मैसअप करने की? और तुम तो एक ऐसी लड़की हो जिसके घर वाले भी उसको नहीं चाहते, तुम्हारा तो मर जाना ही बेहतर है। और अब तुम यहाँ मरो, तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। और अब लिंजी जैसे तैसे हिम्मत करके जिनफैंग को फोन लगाती है, लेकिन फोन आता है जिन्यान के पास और लिंजी कांपती आवाज में कह रही होती है, मुझे बचा लो, मैं मर रही हूँ। और अब जिन्यान तुरंत अपने आदमी को लेकर घुघरू पाता है और ये दोनों लिंजी को परेशान करके बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं, ये सोचकर कि उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। तभी ये सामने जिन्यान को देखती हैं और उससे पूछने लगती, आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? और जिन्यान कहता है, लिंजी कहाँ है? अरे कहती है, कॉन्टेक्ट साइन करवाने के बाद वो तुरंत चली गई थी। और जिन्यान कहता है, ओ अच्छा, लेकिन उसकी फोन की लोकेशन तो यहीं की है। और अब इसके आदमी पूरे ऑफिस में लिंजी को ढूंढने लगते हैं और घबरा कर ये लड़की कहने लगती है, बॉस आप इस तरह से दूसरे के ऑफिस में आकर मेरी बहन को इंसल्ट नहीं कर सकते। अरे कहता है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं गूगल को बैकड्राफ्ट कर दूंगा। और अब इन दोनों को समझ में आता है कि आखिर लिंजी के पीछे किस पावरफुल आदमी का हाथ है। और ऑफिस का दरवाजा लॉक था, इसीलिए जिन्यान दरवाजा तोड़ देता है और फिर लिंजी की केयर करते हुए इसे गोद में उठा लेता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है, पता करो ये किसने किया, मैं उसे किसी भी लायक नहीं छोड़ूंगा। और अब ये दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और लिंजी को होश आता है और होश में आकर जिन्यान को जिनफेंग समझ लेती है और कहने लगती है, पिछले 3 दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज जब मैं परेशानी में थी तो तुरंत मुझे बचाने के लिए विदेश से लौट के आ गए। और जिन्यान को किस करने वाली थी तभी जिन्यान का सेक्रेटरी अंदर आ गया था और लिंजी नींद में होने का नाटक करने लगती है और सेक्रेटरी जिन्यान से कहता है, मिस्टर जिन्यान, लिंजी को उन दोनों ने परेशान किया था और इसीलिए हम लोगों ने जेल पहुंचा दिया है और उस लड़की को जॉब से भी निकाल दिया है। और अब जिन्यान बात करने के लिए अपने सेक्रेटरी को बाहर लेके आता है और लिंजी कहती है, तो ये जिन्यान है, जिनफेंग नहीं। अच्छा वो जो मैंने किस नहीं किया। और अब गुस्से में जिनफेंग को मैसेज करती है, तुम मुझे इतने दिनों से इग्नोर कर रहे हो और जब मैं मुसीबत में हूँ तब भी तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। आज रात तुम्हारा फोन मेरे पास आना चाहिए वरना मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। और अब जिन्यान इसे घर लेके आता है और रंजीत से कहती है, आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी हेल्प की, उसकी थैंक यू सो मच। अरे कहता है, इतना रूखा सूखा थैंक यू? अरे कहती है, ठीक है कल मैं आपको डिनर पे ले चलूंगी। अरे कहता है, कल तो मैं बिजनेस के लिए विदेश जा रहा हूँ, इसीलिए हम आज ही चलते हैं। अलिंजी कहती ठीक है और फिर मन में कहती है, मैंने तो जिन फैंग को फोन किया था हेल्प के लिए, लेकिन जिनयान भाई को कैसे पता कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और मुझे हेल्प करने आ गए? ये तो बहुत ही अजीब बात है। और तभी इसके फोन में जिनफैंग का मैसेज आता है और जिनफैंग ने इसे मैसेज का ब्रेकअप भेजा है और इस चीज को लिंजी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसको चक्कर आ जाते हैं। और जिनयान को भी पता चलता है कि आखिर लिंजी बेहोश क्यों हो गई और डॉक्टर से कहता है, जब इनका पहली बार एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से इनके दिमाग में खून जम गया है और इसी वजह से ये जब भी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है तो इनकी बॉडी उस चीज को हैंडल नहीं कर पाती। और अब दुखी होकर जिनयान कहने लगता है, सच में तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो, क्या मुझे जिंदगी भर उसके जैसे होने का नाटक करना पड़ेगा? और अपने बेहोशी में भी लिंजी बड़बड़ा रही होती है, जिनफैंग मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। और अब जिनफैंग और लिंजी का ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए लिंजी घर छोड़कर जा रही होती है और मेरे से रोककर कहने लगती है, पहले मुझे बॉस को बताने दें। और जिनयान को फोन करके सारी बात बता देती है और अब जिनयान लिंजी से बात करता है और इससे कहने लगता है, तुम मेरे घर में इतने दिन रही हो इसीलिए तुम्हें उसका रेंट देना होगा, पूरा 1,20,000। और ये बात सुनकर लिंजी को धक्का सा लग जाता है और उससे कहने लगती है, भले ही मेरा और जिनफैंग का ब्रेकअप हो गया है लेकिन कभी हम दोनों एक साथ थे, तो कैसी बात की वजह से आप रेंट थोड़ा कम नहीं कर सकते? और जिनयान इसके मजे ले रहा होता है क्योंकि इसे तो कैसे भी करके लिंजी को यहाँ पर रोकना है और उसे कहने लगता है, जैसे कितना कम करूं? और ये कहती 80,000, क्योंकि मेरी सेविंग इतनी ही है। और जिनयान कहता है, एक तरीका और है जिसे तुम पे कर सकती हो, बटलर आंटी 1 महीने की छुट्टी पर जा रही हैं, उनके बदले तुम घर के सारे काम कर सकती हो। और जिनयान की बात सुनकर लिंजी कहती है, तो आप मुझे अपने घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं? और अब तो चाहे सर कट जाए या फिर जान जाए, मैं आपके पूरे पैसे चुका के रहूंगी। और अब बेचारी बेबस होकर घर के काम करने लगती है और इसे सफाई करते हुए इन दोनों की फोटो मिलती है और फोटो देखकर फिर से इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है, जिनफैंग आखिर तुम मेरे संग ऐसा कैसे कर सकते हो? और दुखी होकर जिनफैंग की याद में शराब पीने लगती है और एक नोट पे लिख देती है, मिस्टर जिन, मैं आपकी रेड वाइन पी रही हूँ और इसके पैसे मेरे खाते में लिख देना। और अब बटलर आंटी जिनयान को लिंजी की कंडीशन के बारे में बता देती है कि लिंजी ने रेड वाइन की पूरी बोतल खाली कर दी है और अब जिनयान से केयर कर रहा होता है और बटलर आंटी को 1 महीने की छुट्टी दे देता है। और शराब के नशे में लिंजी जिनयान को जिनफैंग समझ रही होती है
और ऐसे बार बार किस कर रही होती है। और जिन्यान कहता है क्या तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। लेकिन लेंजी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल थी, इसको गिराकर इसके ऊपर चढ़ जाती है और ऐसे बार बार सेड्यूस कर रही होती है। और जिन्यान कहता है अब भले ही तुम्हें मॉर्निंग में रिग्रेट हो, लेकिन ये तुम्हारी गलती है, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें लेनी होगी। और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और जिन्यान बहुत ही ज्यादा खुश है। और अब लिंजी के संग जिनफेंग बनकर ही बर्ताव कर रहा होता है और उससे माफी मांग रहा होता है। और लिंजी इससे कहती है तुमने तो ब्रेकअप कर लिया था। और ये लिंजी को किस करने लगता है और फिर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा इस दुनिया में, तुम वो इकलौती इंसान हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लिंजी से कहती है तो अब तुम ब्रेकअप नहीं करना चाहते। और ये कहता है तुम्हें ये कहना चाहिए हम फिर से साथ आ गए और कोई बेवकूफी होगा जो तुमसे ब्रेकअप करना चाहेगा, प्लीज मुझे माफ करके एक और मौका दे दो। और लिंजी इसे जिनफेंग समझ के माफ कर देती है। और गो ग्रुप बर्बादी की कगार पर है, इसीलिए जूली लिंजी के पास आती है और उसे गिफ्ट देकर माफी मांग रही होती है। और लिंजी से कहती है मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन मुझे आपके तोहफे नहीं चाहिए। और जूली चाहती है कि लिंजी इसके बिजनेस को बचाने में इसकी हेल्प करे। और लिंजी से कह देती है इस काम में मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। और ये कहती क्यों नहीं, तुम जिन्यान की मंगेतर हो। और लिंजी कहती आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं जिन्यान भाई की नहीं बल्कि मैं उनके भाई जिनफेंग की मंगेतर हूँ। और ये बात सुनकर जूली कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जब वो तुम्हें बचाने आए थे तो उनकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तुम उनके लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो। अलिंजी कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे बचाने के लिए इसलिए आए होंगे क्योंकि जिनफेंग ने उनसे कहा होगा। और अब अगर आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं चलती हूँ। और जूली कहती ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं कोई गलती कर रही हूँ। लेकिन उनकी नजरों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और अब उसे लीली का फोन आता है और कहने लगती है क्या तुमने जिन्यान से मिलकर मेरे बारे में बात कर ली है। और ये कहती है अभी मेरी मुलाकात जिन्यान से नहीं हुई है। और लिली कहती है तुम्हें जो करना है जल्दी करो, वरना उस जिंदगी की वजह से तुम्हारी शादी जिन्यान के साथ नहीं हो पाएगी और ना ही तुम ग्रुप को बचा पाओगी। और जूली कहती है पिछली बार हमने कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर दी थी और उसी की वजह से हम बर्बादी की कगार पे आ गए हैं, इसीलिए इस बार बहुत ही सोच समझ के कदम रखना होगा। और अब जिन्यान लिंजी की खुशी के लिए बिल्कुल जिनफेंग बन गया है। और जूली अगर से कहने लगती है मैं बहुत देर से आपका वेट कर रही थी। और ये कहता है आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। और जूली कहती है मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से हमारी शादी के बारे में सोचें और प्लीज लिली को माफ कर दें, उससे अनजाने में गलती हो गई। और जिन्यान कोई चाइनीज मुहावरा बोल देता है और जूली की बोलती बंद हो जाती है और कहती है सब मेरी गलती थी और भले ही हमारी सगाई टूट गई हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी पसंद करती हूँ। और जिन्यान कहता है लेकिन मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया और मुझे माफ करना तुम्हें हर्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हें अपने लिए किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। और अब लिंजी को फिर से समझ आता है कि जिन्यान है और उससे पीछे हटने लगती है। और जिन्यान फिर से बहलाने के लिए बोल देता है हम दोनों भाई हैं और तुम फिर से धोखा खा गई। और ये बेवकूफ फिर से जिन्यान की बातों में आ जाती है, लेकिन जूली बहुत ज्यादा चालाक है और सारा मामला भाप चुकी है कि जिन्यान को अपने ही भाई की गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया है, इसीलिए जिनफेंग होने का नाटक कर रहा है। और अब उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर जिनफेंग गम में डूबकर शराब पी रहा है। और यहाँ पर अगर जिनफेंग को भड़काने की कोशिश कर रही है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठती, बल्कि चाइना वापस जाकर अपने प्यार और अपने हक को वापस लेने की कोशिश करती। और जिनफेंग कहता है मैं वापस जाकर क्या करूंगा, मेरे पेरेंट्स ने अपना सारा बिजनेस अपने काबिल बेटे को हैंड ओवर कर दिया है और लिंजी ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, वो हमेशा से मेरे भाई से ही प्यार करती थी। और अब जिनफेंग की बातें सुनकर सूजी को समझ में आता है कि लिंजी ही जिन्यान का पहला प्यार है। और अब ये अपना लोमड़ी वाला दिमाग इस्तेमाल करते हुए कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुमसे ही प्यार करती है, यदि वो जिन्यान से प्यार करती तो फिर जिन्यान तुम्हारा रूप लेके उसके सामने क्यों आता है। और अब लिंजी अपने दोस्त से बातें कर रही होती है और ऐसा कह रही होती है तुम जानती हो ना एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे कभी कभी जिनफेंग के संग बिताए हुए पलों के सपने आते हैं। और उसकी दोस्त उससे कहती है तो उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हम जिससे प्यार करते हैं जिसके बारे में सोचते हैं हमें उसी के सपने आते हैं। और ये मन में कहती है परेशानी की बात तो यह है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो व्यक्ति मेरे सामने है वो मेरा जिनफेंग है या फिर जिन्यान। और लिंजी इस बात का पता लगाना चाहती है कि आखिर ये जिन्यान है या फिर जिनफेंग, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पता कैसे लगाए। और फिर इसे याद आता है जब एक बार ये और जिनफेंग मस्ती कर रहे थे तभी गिरने वाली थी और इसे बचाते हुए जिनफेंग गिर पड़ता है और जिसकी वजह से जिनफेंग की पीठ में चोट आ गई थी और चोट का निशान अब भी होगा। और अभी अपनी जांच पड़ताल करने के लिए एक सेक्सी ड्रेस पहनकर जिन्यान के पास आती है और इसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। और जिन्यान इसे अपनी गोद में खींच लेता है और ऐसा कहने लगता है मैं काम कर रहा हूँ ना। और लिंजी इसे सेड्यूस करते हुए कहती है ठीक है अगर तुम काम करो तो मैं जा रही हूँ। और जिन्यान कहता है जब केक खुद चलकर मेरे पास आया है और मैं उसे ना खाऊं ऐसा कैसे हो सकता है। और अब लिंजी जिन्यान के संग बहुत ही रोमांटिक होने लगती है और ऐसे जिन्यान की पीठ में वो निशान मिल जाता है जिसे ढूंढ रही थी। और निशान मिल जाने से लिंजी बहुत ही सेटिस्फाई हो जाती है कि ये मेरा जिनफेंगी है, जिन्यान नहीं। और अब लिंजी को फिर से ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना था और इससे कह रहा होता है मैं आज काम में थोड़ा ज्यादा बिजी रहूंगा, इसीलिए जब तुम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाओ तो अपना ख्याल रखना, उस दिन की तरह बर्फ में मत फंस जाना। और अब लिंजी ट्यूशन पढ़ा के घर के बाहर आती है जहाँ बर्फ गिर रही होती है और इसे उस रात की याद आ जाती है जब जिनफेंग इसे लेने के लिए आया था।
और अब इसे याद आता है कि इसने तो उन सब बातों के बारे में जिनफैंग को कभी बताया ही नहीं। यहाँ तक कि जिनफैंग तो ये भी नहीं जानता कि ये किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती है। तो फिर बिना बताए जिनफैंग को वो सारी बातें कैसे पता? तो क्या इसका मतलब मेरे साथ जो इंसान है वो जिनफैंग नहीं जिनयान है? और अब लिंजी कंपनी आती है और देखती है कि जिनयान मीटिंग रूम में सारे के सारे सुपरवाइजर्स को डांट रहा होता है। और इसे इतने ज्यादा गुस्से में देखकर लिंजी कहने लगती है, जिनफैंग को कभी भी इतना गुस्सा नहीं आता, ये जिनयान ही है। और इस बात को पक्का करने के लिए ये जिनफैंग को मैसेज करती है, ट्यूशन क्लास खत्म हो गई है, क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो? और देखती है कि मीटिंग रूम में से जिनयान इसका रिप्लाई दे रहा है कि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मैं मीटिंग रूम में हूँ। और अब लिंजी से फोन लगाती है और ये कहता है मेरी मीटिंग अभी भी खत्म हुई है और मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और लिंजी फोन कट कर देती है। तभी जिनयान को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, लिंजी क्या तुम डिनर पर चलोगी? और ये समझ जाता है कि लिंजी कंपनी में ही है और कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अब लिंजी घर आती है और आज लिंजी का बर्थडे है और इसके बर्थडे के लिए जिन्यान ने इसके लिए ड्रेस मंगवाया है। और अब जिन्यान भी दौड़ते हाँफते घर पर आ गया था और लिंजी को सामने देखकर उसको सुकून आ जाता है और बहुत ही ज्यादा प्रेसिव होकर लिंजी को गले लगा लेता है और इसे कहता है तुमने अचानक से पीछे फोन क्यों काट दिया? और ये कहती है मुझे लगा तुम मीटिंग में बिजी हो, इसलिए तुम डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और ये कहता है तुम्हें इतना सोचने की और डरने की जरूरत नहीं है, एक बात हमेशा याद रखना, मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अब केक काटने से पहले ये लिंजी को विश मांगने के लिए कहता है और लिंजी विश मांगती है कि मैं और जिनफैंग हमेशा जिंदगी भर साथ रहें। और लिंजी की विश सुनकर जिनयान का चेहरा उतर जाता है और अब वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी में सबसे पहले देखा था। और जिनयान लिंजी से कह रहा होता है क्या तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी उस पल में नहीं मिलती है जब हम दोनों साथ होते हैं? और अब लिंजी से कह देती है तुम जिनफैंग नहीं हो, तुम जिनयान हो। और अब जिनयान इसकी आंखों की पट्टी उठाते हुए कहता है तो आखिर तुम्हें सच का पता चली गया। और अब लिंजी इससे दूर जाना चाहती है लेकिन ये लिंजी को नहीं छोड़ने वाला। और लिंजी खुद को इससे छुड़ाते इसमें चाटा लगा देती है और फिर इससे सॉरी बोलने लगती है। और ये कहता है सॉरी क्यों बोल रही हो? और लिंजी कहती है उस दिन मैं नशे में थी इसीलिए वो सब कुछ हो गया। और ये कहता है वो कोई पहली बार नहीं था। और लिंजी कहती है क्यों? और ये कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और लिंजी कहती है प्यार? क्या आप मजाक कर रहे हैं? और ये कहता है मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ और ये तुम्हें मजाक लग रहा है? और लिंजी कहती है मैं सिर्फ जिनफैंग से प्यार करती हूँ। और ये कहता है तुम्हारा जिनफैंग का ब्रेकअप हो चुका है और उसके साथ ब्रेकअप के बाद ही हम दोनों दिन रात एक साथ प्यार में रहे हैं और इस दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। कहो कि तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और लिंजी कहती है नहीं, अगर मेरा और जिनफैंग का ब्रेकअप हो भी जाए तब भी मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। और जिनयान कहता है क्यों नहीं, बाहरी लोगों की नजरों में मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना कि जिनफैंग। और लिंजी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब जिनयान इसको याद दिलाता है तुम्हें याद है जब दादाजी की बर्थडे पार्टी थी तो उस पार्टी में सबने तुम्हें जिनयान की गर्लफ्रेंड के रूप में जाना था और जब मेरी माँ की बर्थडे पार्टी थी तब मैंने ही तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाया था और उनकी नजरों में भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना कि जिनफैंग की। और हम दोनों ही एक दूसरे की नियति हैं, दोस्त हो या रिश्तेदार सब यही जानते हैं कि तुम जिनयान की गर्लफ्रेंड हो। और इसकी बात सुनकर लिंजी कहती है ऐसा नहीं हो सकता। और तभी इसे जिनफैंग का फोन आता है जो कह रहा होता है लिंजी मैं वापस आ गया और तुम्हारे साथ जो इंसान जिनफैंग बनकर रह रहा है वो बस मेरी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और जिनयान कहता है मेरी बात मानो, भूल जाओ उसे। और अब लिंजी खुद को ही अपने मन में कोस रही होती है कि आखिर मैं हवस में इतनी अंधी कैसे हो सकती हूँ जो जिनयान और अपने प्यार में फर्क नहीं कर पाई। और जिनयान ऐसा कहता है तुम कहती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती लेकिन तुम्हारे शरीर को मेरा टच बहुत ज्यादा पसंद है। और लिंजी से कहती है उस दिन मैं शराब के नशे में थी इसीलिए मैंने पहल की थी और आज तुमने की, हिसाब बराबर। और जिनयान कहता है तुम्हारी बात का मतलब क्या है, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? और ये कहती है जब हम दोनों कभी साथ थे ही नहीं तो ब्रेकअप कैसा? और जिनयान इससे कहता है पागल लड़की, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हो और इसीलिए बस तुम्हें थोड़ा समय चाहिए चीजों को समझने के लिए। और लिंजी कहती है मैं हॉस्टल वापस जाना चाहती हूँ। और ये कहता है ठीक है मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। और एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है बदल से जिनयान बनकर ही किया है ना कि जिनफैंग की जगह लेकर। और अब जिनयान ऐसे हॉस्टल छोड़ने के लिए आता है लेकिन ये जिनयान को इग्नोर कर रही होती है लेकिन जिनयान फिर भी इसका पीछा करते हुए आता है और तभी जिनफैंग आकर लिंजी को पीछे से पकड़ लेता है। और जिनयान भी दूर से खड़े रहकर सबको देख रहा था और जिनफैंग इससे कह रहा होता है मैंने फोन पर जो कुछ भी कहा वो सब सच है, उसने मेरी पहचान का गलत फायदा उठाया, कहीं उसने तुम्हारे संग कुछ गलत तो नहीं किया? और लिंजी कहती है नहीं, उसने मेरे संग कुछ भी गलत नहीं किया। और अब जिनफैंग लिंजी को सफाइयां दे रहा होता है कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैंने तुमसे बात नहीं की। और लिंजी से कहती है मैं इस वक्त बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। और अब जिनफैंग इसका सामान ऊपर लेके आता है और इसे कह रहा होता है लिंजी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम्हारी सादगी को देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो ना? और लिंजी कहती है हाँ। और अब ये लिंजी के क्लोज जाने की कोशिश करता है लेकिन लिंजी को जिनयान की याद आ रही होती है और फिर जिनफैंग को खुद से दूर करते हुए कह देती है मैं थक गई, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और ये कहता है ठीक है कल मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले चलूंगा।
और अब बहुत ही ज्यादा खुश होकर हॉस्टल के बाहर आता है और जिनयान इसी के सामने से अपनी कार निकाल के ले जाता है। और अब जिनफेंग जिनयान की कार का पीछा करते हुए इसे ओवरटेक कर लेता है और फिर कार में से बाहर निकलकर गुस्से में से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिनयान इसमें एक धर देता है और अब इन दोनों की कार सुनी और शिकायतें शुरू हो जाती हैं। और जिनफेंग जिनयान से कहता है, मुझे तुम्हारी बात मानकर लिंजी को छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहिए था। और जिनयान इससे कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पेरेंट्स का ख्याल रखोगे और बिजनेस को संभाल लोगे, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया। और जिनफेंग कहता है, भले ही पेरेंट्स ने सब कुछ तुम्हें संभालने के लिए दे दिया है और तुम्हें जिन परिवार का मुखिया बना दिया है और तुम हर तरह से मुझसे बेहतर हो, लेकिन उसके बाद भी वो मुझसे प्यार करती है, तुमसे नहीं। और अब जिनयान कहता है, तुम्हारी कमजोरी और बेवकूफियों की वजह से पेरेंट्स ने हर चीज हर काम के लिए हमेशा मेरे ऊपर दबाव बनाया और आगे बढ़कर मुझे हर जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब मैं विदेश में था और एक्सीडेंट की वजह से उसको अनिमिशिया हो गया और जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं विदेश में रहकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहा था, जिसकी वजह से पूरे 2 साल तक मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। और जिनफेंग कहता है, वो सब पुरानी बातें हैं, लेकिन अब वो मुझसे प्यार करती है और तुम इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि उसके करीब जाने के लिए तुमने मेरी पहचान का सहारा लिया। और जिनयान कहता है कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन क्या सच में तुम उसके साथ हमेशा उतने ही ईमानदार रहे जितनी वो थी। और अब फाइनली इतनी पिटाई खाने के बाद जिनफेंग भी जिनयान में एक पंच लगा देता है और इसके ऊपर हावी होते हुए कह रहा होता है, उस दिन माँ की बर्थडे पार्टी में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई, जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई, वरना आज लिंजी मेरे साथ होती। और जिनयान इससे कहता है, क्या वो पहली बार था? नहीं, मैंने खुद कई बार अपनी आंखों से तुम्हें तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देखा है और उसके पास जाने के लिए लिंजी को तुम मेरे हवाले कर गए। और इससे पहले लिंजी को तुम्हारी बेईमानी और तुम्हारी घिनौनी हरकतों के बारे में पता चले, विदेश वापस चले जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। और अब जिनफेंग लिंजी को पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर आता है, लेकिन पीछे से जिनयान भी आ गया था और इन दोनों का थोबड़ा देखकर माँ कहने लगती है, आखिर तुम दोनों को चोट कैसे लग गई? और ये दोनों कहते हैं, गलती से टकरा गए थे। और अब माँ लिंजी को गिफ्ट दिखाने के लिए ले जाती हैं और इससे कह रही होती हैं, और पास्ट में हमने तुम्हें और जिनयान के रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी, उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दो और सब कुछ भुलाकर ये सब कुछ एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ो। और लिंजी को माँ की बातें समझ में नहीं आ रही होती और इससे पहले ही माँ से कुछ कहती बाहर से आवाजें आने लगती हैं और माँ बाहर चली जाती हैं। और अब लिंजी जिनयान से बात करने के लिए इसको अकेले में बुलाती है और जैसे ही लिंजी यहाँ पर एंटर होती है, जिनयान इसको पकड़ के बहुत ही ज्यादा पोजेसिवली किस करने लगता है और लिंजी भी इसको ऐसा करने से नहीं रोक पा रही थी क्योंकि लिंजी भी सेड्यूस हो रही थी। और अब लिंजी इससे कह रही होती है, हम दोनों की भी जो कुछ भी हुआ वो सारी गलती मेरी थी, मैंने ही अपने प्यार को पहचानने में गलती कर दी। और जिनयान इससे कहता है, आखिर तुम क्यों जानबूझकर कीचड़ फंसना चाहती हो? सच्चाई को स्वीकार करो कि अब तुम मुझसे प्यार करती हो और लाइफ में आगे बढ़ो। और बाहर जिनफेंग लिंजी को ढूंढ रहा होता है और अब जिनयान इससे कहता है, मुझे पता है वो नहीं जानता कि हम दोनों पहले ही साथ सो चुके हैं और मुझे उसे बताने में कोई आपत्ति नहीं है। और ये कहती है, प्लीज उसे मत बताना, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। और जिनयान कहता है, मेरी बस एक ही शर्त है, भूल जाओ उसे। और अब लिंजी को जिनफेंग की एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है जिसने लिंजी के पास अपने और जिनफेंग के कुछ फोटो भेज दिए थे और अब लिंजी से मिलने के लिए आती है और ये लिंजी को सारी सच्चाई बता देती है कि जब भी जिनफेंग काम का बहाना करके गायब हो जाया करता था तब वो हमेशा मेरे साथ ही रहता था और मेरे साथ ही सोता था और मैं तो उसके साथ बस थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने अबॉर्शन भी करवाना चाहा, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि अबॉर्शन का टाइम निकल चुका है और मैं तो बिना पति के भी रह लूंगी, लेकिन मेरा बच्चा बिना बाप के कैसे रहेगा? इसीलिए मेरे बच्चे के लिए जिनफेंग को छोड़ दो और यदि तुम इस वक्त मेरी बात मान लेती हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। और लिंजी को 20 लाख का चेक दे रही होती है और फिर लिंजी चेक को फाड़ देती है और अब इसे ढंग से बातें सुनाने लगती है और कहती है, कितनी आसानी से तुमने अपने शब्दों में ये कह दिया कि जैसे मैं कोई बाहर वाली हूँ और तुम्हारे और जिनफेंग के बीच में आ गई, और यदि जिनफेंग और उसके घर वाले तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को एक्सेप्ट करते तो तुम इस वक्त मुझसे मिलने नहीं आती। लेकिन एक चीज के लिए थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बता दिया कि जिस इंसान से मैं आज तक प्यार करती रही असल में वो कितना ज्यादा घटिया है और ऐसे घटिया इंसान में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वो तुम्हारे साथ ही सूट करेगा। और अब तो नैन्सी बुरी तरीके से खिसिया जाती है और लिंजी को गिरा देती है और इसके ऊपर खाना पटकने वाली थी, लेकिन तभी जिनयान मौके पर आकर लिंजी को बचा लेता है और जिनयान के आदमी इसको पकड़ लेते हैं और नैन्सी पहचान लेती है कि ये जिनयान है और जिनयान अपने आदमी से कहता है, ऐसे इसके घर वालों के पास ले जाओ और साथ में इसकी करनी के सबूत भी ले जाओ और उन्हें बता देना कि ये प्रेग्नेंट है, वो लोग खुद से डिसाइड कर लेंगे कि ऐसी लड़की के संग क्या करना है। और फिर नैन्सी जिनयान से बैक करने लगती है और कह रही होती है, जिनयान भाई हम लोग साथ में ही बड़े हुए हैं, प्लीज मेरे घर वालों को कुछ ना बताएं। और नैन्सी से गलत सलत बोलने लगती है और फिर जिनयान का आदमी इसका मुंह पकड़ लेता है और जिनयान इससे कहता है, मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा धैर्य से काम ले रहा हूँ और अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा मुंह परमानेंट बंद कर दिया जाए इसलिए थोड़ी तमीज सीख लो। और अब लिंजी को जिनफेंग का फोन आता है और इससे कहने लगता है, तुम कहाँ चलेगी, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। और लिंजी इससे एक ही बात कहती है, ब्रेकअप। और जिनयान से कहती है, मुझे घर ले चलो, लेकिन अब मैं जिनफेंग की शक्ल नहीं देखना चाहती। और अब लिंजी एक अंधेरे कमरे में बैठकर रो रही होती है और उन पलों को याद करने लगती है जब लिंजी का 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था
और डॉक्टर ने उसको बताया था कि तुम्हें एनीमिया हो गया है, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं, इसीलिए हम तुम्हें शेल्टर होम भेज देंगे। तभी लिंजी सामने से जिनफैंग को आता हुआ देखती है और एनीमिया हो जाने की वजह से लिंजी जिनयान को भूल गई थी, लेकिन ऐसे अक्सर जिनयान के सपने आया करते थे। और जिनफैंग को देखकर कहने लगती है, ये तो वही व्यक्ति है जो हर रोज मेरे सपने में आता है। और दौड़कर जिनफैंग के पास जाती है और इसे अपना बॉयफ्रेंड कह रही होती है। और जिनफैंग इससे कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। मगर लिंजी जिनफैंग के पीछे पीछे चलने लगती है और जिनफैंग उसको डांटने लगता है और कह रहा होता है, मैंने कहा ना मेरा पीछे मत करो। और अब लिंजी रोने लगती है और रो रो कर कह रही होती है, मेरी याददाश्त चली गई है और डॉक्टर ने बोला है कि वो लोग मुझे शेल्टर होम भेज देंगे, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहती। और लिंजी के आंसू देखकर जिनफैंग पिघल जाता है और उसे कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर लिंजी के घर वाले, उसके दोस्त और उसका स्कूल सबको ढूंढने में जिनफैंग इसकी हेल्प करता है। और जब देखता है कि कोई और लिंजी को प्रपोज कर रहा है, तो लिंजी को यहाँ से ले जाता है और खुद उसको प्रपोज करता है, क्योंकि जिनफैंग इससे प्यार करने लगा था। और अब लिंजी कह रही होती है, मैंने शुरू से ही गलत इंसान को चुन लिया। और अब जिन्यान के लिए मेडिसिन लेके आती है, क्योंकि जब नैन्सी ने खाना फेंका था उस वक्त जिन्यान के ऊपर गर्म कॉफी गिर गई थी। और अब उसे दवा लगाते हुए कह रही होती है, जब तुम जानते थे कि तुम्हें चोट लग जाएगी, तब भी तुमने बीच में आकर मुझे क्यों बचाया? और तुम्हारी जगह अगर जिनफैंग होता तो वो कभी भी बीच में आकर इस तरह से मेरी हेल्प नहीं करता। तो क्या इसका मतलब ये है, जिस इंसान को मैंने भुला दिया है और जो मेरे सपने में आता था वो तुम हो? और जिन्यान की बॉडी पर एक स्कार मार्क होता है और इसे देखकर ये कहने लगती है, तुम्हारी बॉडी पर भी जिनफैंग की तरह सेम जगह पर सेम चोट का निशान है। और ये कहता है, ये निशान चोट का नहीं बल्कि सर्जरी का है। अलिंजी कहती है, इसी स्कार की वजह से मैं धोखा खा गई, वरना मुझे कब का पता चल जाता कि आखिर सच्चाई क्या है। अलिंजी को रोता हुआ देखकर जिन्यान इसे कहने लगता है, जिनफैंग और बुरी यादों के बारे में सोचना बंद करो। और मुझे नहीं पता कि तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया, लेकिन तुम्हारे इस दिल में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हो सकता है और वो सिर्फ मैं हूँ। लिंजी इसके कपड़े पकड़ लेती है और ये कहना, तुम ये क्या कर रही हो? और लिंजी कहती है, क्यों, क्या तुम मेरे साथ नहीं सोना चाहते? आपने मेरे और मेरे दादाजी के ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं और इसीलिए मैं आपकी कर्जदार हूँ और इसीलिए मैं भी किसी तरीके से कर्जा उतारना चाहती हूँ। और जिन्यान इससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन सिर्फ ये सब कुछ करने के लिए नहीं। और अब ये दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब लिंजी से कह रही होती है, अब समय आ गया है कि मैं आपका घर छोड़ दूँ। और लिंजी की बात सुनकर जिन्यान कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि ऐसा क्या है जो मैं तुमसे छुपा रहा हूँ? और अब लिंजी को बताता है कि जब ये दोनों साथ थे तब उसने लिंजी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था और इसकी बैक में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी सर्जरी होनी थी और सर्जरी के लिए इसके पास पैसे नहीं होते। और डॉक्टर से कह रहा होता है, इस बारे में मेरी गर्लफ्रेंड को मत बताना, वो परेशान हो जाएगी। तभी लिंजी इसके पास आती है। लिंजी को देखकर इससे कहने लगता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। मगर लिंजी इसका दिल तोड़ने के लिए इससे कह देती है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम एक रईस खानदान के बेटे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे क्लोज आई, लेकिन तुमने क्या किया, अपना घर द्वार ही छोड़ दिया। और अब भला तुम जैसे कंगाल के साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी खराब क्यों करूँ? तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए $5 मिलियन दिए हैं और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा है, इसलिए अब से मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और जिज्ञासा से कहता है, मैं जानता हूँ तुमने अभी अभी जो कुछ कहा वो सब सच नहीं है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। मगर लिंजी इसको झटक के चली जाती है और अब लिंजी से कह रही होती है, तो सर्जरी के बाद तुमने उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? और जिज्ञासा इसे कुछ फोटो दिखाते हुए कहता है, सर्जरी के बाद मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया था और ये फोटो देखकर तो मैं तुमसे नफरत करने ही लगता, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये तस्वीरें झूठी हैं। और जब उस दिन 2 साल के बाद मैंने तुम्हें जिनफैंग के साथ देखा तो तुम्हें देखते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, मैं चाह कर भी तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। लिंजी, इस बार मेरा दिल मत तोड़ना, बहुत तकलीफ होती है। तभी सामने से जिनफैंग की कार भी आ गई थी और जिनफैंग को देखकर लिंजी इससे कहती है, प्लीज झगड़ा मत करना। लेकिन जिनफैंग सामने से आकर पहले ही जिन्यान पंच लगा देता है और ऐसे कह रहा होता है, मैं जानता था तुमने उसे छुपाया है और तुम्हारे फोर्स करने पर ही उसने मुझसे ब्रेकअप किया है। और अब जिन्यान से कहता है, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है, मैंने तुमसे पूछा था कि लिंजी तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम उसे खुद मेरे पास छोड़कर गए थे और नैन्सी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और उसी ने लिंजी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। लेकिन इसके बाद भी जिनफैंग यही कहता है, तो क्या हुआ, लिंजी मुझसे प्यार करती है और उसके लिए मैं सब कुछ त्याग दूंगा। और जिन्यान से कहता है, तुमने सच में कभी उससे प्यार किया भी है या फिर उसे सिर्फ एक ट्रॉफी समझते हो? और अब जिनफैंग रोने लगता है। तभी ढोलक आकर लिंजी का किडनैप कर लेता है और जिन्यान देख लेता है और ये ढोलक कह रहा होता है, पार्टी वाले दिन मैंने तुमसे पैक करते हुए माफी मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे माफ नहीं किया और अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए मेरे सामने घुटनों पे आकर भीख मांगोगे। और ढोलक से ये सब कुछ जूली नहीं करवाया है और जूली कह रही होती है, इस लड़की को तो 2 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, खत्म कर दो उसे, मैं तुम्हारे खाते में 20 लाख ट्रांसफर कर दूंगी। और जिनयान गाड़ी के आगे आकर ओवरटेक कर लेता है, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब दौड़ते भागते जिनफैंग भी यहाँ पर आ गया था और देखता है कि जिनयान लिंजी को अपनी गोद में उठा के लेके आ रहा है।
और ये आतंक भरा नजारा देखकर जिनफेंग कह रहा होता है, इस दुनिया में इतनी सारी औरतें हैं, लेकिन तुम सिर्फ इसी के पीछे पागल क्यों हो? और जिन्यान कह रहा होता है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। और अब जिन्यान लिंजी को जिनफेंग की गोद में दे देता है और कह रहा होता है, इसे बचा लो, और बेहोश हो जाता है। और अब पुलिस वाले आकर इन मैडम को पकड़ लेते हैं और अब जिंदगी की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे याद आता है कि ये और जिन्यान एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे। और जब जिन्यान की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे, तो डॉक्टर ने इससे कहा कि सर्जरी के लिए 5 मिलियन चाहिए और दवाइयों का खर्चा अलग से है। और जिन्यान ने लिंजी के लिए पहले ही अपना घर छोड़ दिया था और इन लोग के पास इतने पैसे नहीं होते। और अब लिंजी मजबूर होकर पैसों के लिए जूली को फोन लगाती है और जूली से कहती है, मैं उसका सारा इलाज करवाऊंगी, लेकिन आज के बाद कभी भी तुम उसे पलट के नहीं देखोगी। और जिन्यान की जान बचाने के लिए लिंजी जूली की हर बात मान लेती है और जिन्यान का दिल तोड़ देती है। और जब बहुत ही ज्यादा सैड होकर रोड पर जा रही होती है, तब जूली ने ही लिंजी का एक्सीडेंट करवा दिया था, जिसमें लिंजी की जान तो बच जाती है, लेकिन इसकी याददाश्त चली गई थी। और आज लिंजी को सब कुछ याद आ गया था और अब जिन्यान के पास बैठी होती है और जिनफेंग आकर इससे कहता है, मैं तुम्हें और भाई को गुड बाय बोलने आया हूँ। विदेश में भाई के कुछ अधूरे काम पड़े हैं, इसीलिए अब मैं वहां पर जाकर उन्हें पूरे करूंगा। आज तक मैं हर काम के लिए भाई की आड़ में छुपते हुए आया हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं भी जिम्मेदार बनूं। और लंजी इससे कहती है, जब जिन्यान को तुम्हारे बदलते स्वभाव का पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब मेरी याददाश्त चली गई थी तब तुम ही थे जिसने मेरी हेल्प की थी, और आज तुम्हारी वजह से ही मेरा जिन्यान मेरे पास है। और जिनफेंग टूटे हुए दिल के साथ आंखों में आंसू लिए पीछे देखे बिना लिंजी और जिन्यान को अच्छी जिंदगी की दुआ देकर चला जाता है। और अब माँ और पापा आते हैं और लिंजी के लिए मछली का सूप लेके आए थे। और जैसे ही लिंजी ढक्कन खोलती है, इसको स्मेल से मुंह में आने लगती है और फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब ये दादा बनने वाले हैं। और अम्मा प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए लिंजी का प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। और अभी दोनों देखती हैं कि जिन्यान अपने बेड पे नहीं है और लिंजी बहुत ज्यादा परेशान होकर इसे यहाँ ढूंढने लगती है और देखती है कि जिन्यान तो दादाजी के पास बैठा हुआ है और ये दोनों बहुत ही खुलकर बात कर रहे हैं। और लिंजी आकर जिन्यान के कान पकड़ लेती है और इसे कह रही होती है, आखिर तुम किसकी शिकायत कर रहे हो? और जिन्यान इससे कहता है, मैं कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा, बस मुझे कभी छोड़ के मत जाना। और लिंजी कहती है, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और इसको बता देती है कि ये प्रेग्नेंट है। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।